गाइज लेट्स स्टार्ट। तो हमारा महमूद दरवेश जो पैलेस्टीनियन नेशनल पोइट है, तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव महमूद दरवेश इज़ कंसिडर्ड। तो इसको क्या कंसिडर किया जाता था महमूद दरवेश को एज ए नेशनल फ़लस्तीन का जो नेशनल पोइट था वो महमूद दरवेश, तो उसे एज नेशनल पोइट कंसिडर किया जाता था। दूसरा ऑब्जेक्टिव है महमूद दरवेश स्पेंड इज़ लाइफ एज इन। तो महमूद दरवेश ने जो अपनी लाइफ स्पेंड की है, यानी अपनी लाइफ कहाँ गुजारी है, किस वसातत से, किस हिसाब से गुजारी है, तो उसने अपनी लाइफ क्या है, उसने एग्जाइल में अपनी लाइफ गुजारी है। थर्ड वन इज़ वाई वाज आइडेंटिटी कार्ड ए कंट्रोवर्शियल पोएम। तो ये आइडेंटिटी कार्ड जो इसने लिखी है, आईडी कार्ड, तो ये कंट्रोवर्शियल पोएम क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी जो बात है पोएम में, और भी बहुत सारे थीम हैं, लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें डिस्कस की गई है, और बाकी सारे भी बहुत सारे जो थीम्स को लेकर है उन पे भी बात की गई है, लेकिन हमारे यहाँ अभी ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिटी पे। तो ये कंट्रोवर्शियल पोएम क्यों बनी थी? तो इसके आंसर में हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो पोएम है ये बाद में एक प्रोटेस्ट सॉन्ग के तौर पर वहाँ मानी गई है, तो इसलिए इसे हम ये कह सकते हैं इट वाज टर्नड इनटू ए प्रोटेस्ट सॉन्ग। और एक ऑब्जेक्टिव है दरवेश फाउंडेड एंड एडिटेड द जर्नल अल करमेल इन। तो महमूद दरवेश ने जो एक जर्नल एडिट किया है और उसमें वो एडिटर था और फाउंड किया है, उसकी बुनियाद डाली है, तो कब? 1981 में, 1981। ये जो जर्नल उसने एडिट किया है 1981 से है। तो अल करमेल इज़ द नेम ऑफ। कभी कभार मैं यहाँ पे आपको ज़िम्नन बात बता दूँ कि कभी कभार एक ऑब्जेक्टिव है तो दो चार ऑब्जेक्टिव को छोड़कर बिल्कुल उसी ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड अलग सा एमसीक्यू आता है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक ही जगह पे रखा ताकि ये आपको यहाँ पे आपके जहन नशीन करा लूँ कि किस तरीके से कभी यहाँ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं एंट्रेंसेस में। तो ये यहाँ पर किस जर्नल के साथ जुड़े हुए थे? ये दरवेश जो थे अल करमेल जर्नल जो था उसके साथ थे। तो यहाँ पोएम के दो हिस्से मैंने रखे थे, पहला और लास्ट में। लास्ट का जो इसका हिस्सा है पोएम का, तो वो मैंने दोनों रखे हैं, चाहे तो आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। और एक ऑब्जेक्टिव है दरवेश वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द जर्नल। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल इसी के साथ बनता है। अभी मैंने बता दिया अल करमेल जर्नल था, अल करमेल जर्नल, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे फिलहाल हमने दो तीन दिए हैं, अल एयाज था, अल बलद और अल नाज। तो इनमें से ये किसी एक जर्नल के साथ नहीं था। किस के साथ ये था ये मैंने अभी बता दिया, ये अल करमेल जर्नल के साथ थे। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मैंने जर्नल का नाम लिखा है जिसके साथ ये जुड़े एसोसिएट थे। तो पोएम आईडी कार्ड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो ये जो पोएम है ये कब पब्लिश की गई? आईडी कार्ड कब पब्लिश हुई? ये 1964 में पब्लिश की गई है। आईडी कार्ड 1964 में पब्लिश हुई है। तो और एक ऑब्जेक्टिव, द पोएम आईडी कार्ड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में ये पोएम जो है लिखी गई है? यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मोनोलॉग है, डायलॉग है, एपिलॉग है और नन ऑफ द अबव। तो पहले मैं वजाहत कर दूं थोड़ा सा। यहाँ पे मोनोलॉग हम ड्रामा के बिगनिंग में करते हैं, शुरू करने से इसको हम मोनोलॉग बोलते हैं। एपिलॉग हमारा ड्रामा की जो एंडिंग होती है उसमें जो बातचीत होती है लास्ट में या प्ले में, तो वो मोनोलॉग हमारी शुरुआत होती है, एपिलॉग हमारी एंडिंग जो कन्वर्सेशन होती है वो। तो डायलॉग फॉर्म में हमारी जो पोएम है ये डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक सिपाही और हमारे नरेटर के दरमियान या स्पीकर के दरमियान बातचीत होती है और उसी फॉर्म में है, तो दैट मीन्स इट्स इन डायलॉग फॉर्म। सो हमारा आंसर डायलॉग फॉर्म है। महमूद दरवेश हैज़ रिटन, उसने कितने पोइट्री के वॉल्यूम लिखे हैं? महमूद दरवेश ने कितने पोइट्री के वॉल्यूम लिखे हैं? उसने 30 पोइट्री वॉल्यूम्स लिखे हैं। महमूद दरवेश ने 30 पोइट्री वॉल्यूम्स लिखे हैं। और उसके बाद में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है महमूद दरवेश हैज़ रिटन, उसने कितने बुक्स लिखी हैं? बुक्स ऑफ प्रोज बुक्स उसने कितने लिखे हैं? उसने 8 प्रोज बुक्स लिखे। पोइट्री पोर्शन उसने 30 वॉल्यूम्स लिखे हैं और प्रोज पोर्शन में उसने बुक्स कितने लिखे हैं? 8 बुक्स उसने लिखे हैं।
क्वेश्चन हमारे पास ये है ऑब्जेक्टिव, द पोइट्स एंसेस्टर्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर विलेज इन द ईयर। तो पोइट के जो एंसेस्टर थे उन्हें कब एक्सपेल किया गया, निकाल जाना, निकाल देना किसी गांव या शहर से या मुल्क से, उसको निकाल देना वहाँ से, उस चीज़ को एक्सपेल्ड कहते हैं। तो उसको किस साल में एक्सपेल किया गया था, उसको 1948 में उसे वहाँ से निकाला गया था। किसको, जो हमारे स्पीकर साहब थे इसमें पोइम में, या पोइट जो है उसके एंसेस्टरों को निकाला गया है उस समय। वो समय कौन था, वो 1948 था। ही अलॉन्ग विद समीउल कासिम एंड तौफीक जैद आर कॉल्ड, एक हमारे महमूद दरवेश ही, दूसरा हमारे समीउल कासिम और तीसरे जो शख्स हैं तौफीकुल जैद, इन सब को क्या कहते हैं? वो पैलेस्टीन में उनको किस चीज़ या किस नाम से पुकारा जाता था उस समय? वो पोस्ट मॉडर्न पोइट्स भी नहीं थे, मॉडर्न पोइट्स भी नहीं थे, पोस्ट कॉलोनियल पोइट्स भी नहीं थे, बल्कि वो रिनेसेंस पोइट्स, रेजिस्टेंस पोइट्स थे। रेजिस्टेंस तो मैंने डिस्कस किया है क्लासरूम में, रेजिस्टेंस पोइट्स थे वो। महमूद दरवेश वॉज बॉर्न इन विलेज इन गैली। महमूद दरवेश किस विलेज में पैदा हुए? तो वो अलबीरवा में पैदा हो जाते हैं। तो उसकी पैदाइश जो कहाँ हुई है, अलबीरवा में हुई है। और क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इज द पोइट रेफरिंग टू इन आइडेंटिटी कार्ड? ये आइडेंटिटी के बारे में जो वो बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड में किसके बारे में बात कर रहे हैं असल में? तो वो फ़लस्तीन और उसकी सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर। फ़लस्तीन और उसके सिटीजनशिप, दैट मीन्स आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और एक ऑब्जेक्टिव है, महमूद दरवेश स्पेंट लाइफ इन, उसने कहाँ अपनी ज़िंदगी को गुजारा है? महमूद दरवेश ने कहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी है? उसने कायरो, लेबनान और पेरिस में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। कायरो, लेबनान, पेरिस। ओके, तो यहाँ तक हमारे ये थे आईडी कार्ड पे, और इसके साथ में हम डिगिंग पे बात करेंगे। डिगिंग जो सिमस हैनी ने पोइम लिखी है वो, उस पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लाइन्स मैंने जोड़े हैं। बिटवीन माई फिंगर एंड माई थंब द स्क्वायर्ड पेन रस्ट्स snug as gun. Under my window a clean rasping sound when the spade sinks into gravelly ground. My father digging I looked down till his training rump among the flower beds. Between my finger and my thumb the squared pen rests I will dig with it. तो ये डिगिंग पोइम जो है सिमस हैनी ने लिखी है, इसमें ये बात करते हैं किस तरीके से एंसेस्टर्स, किस तरीके से उसके फादर, ग्रैंडफादर, और वो कौन से तरीका इख्तियार करते हैं। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, आज हम उन ऑब्जेक्टिव्स पे यहाँ फिर से बात करेंगे क्या करते हैं वो। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, व्हाट डज द स्पीकर ब्रिंग हिज ग्रैंडफादर। तो स्पीकर जो है, स्पीकर कौन था? जब ये स्पीकर वही था जो अभी हमने पढ़ा कि वो खिड़की के पास में बैठे थे, लिख रहे थे कुछ, तो वो बैठे हुए थे वहाँ पर, वही स्पीकर हमारे पोइट हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है वो क्या अपने ग्रैंडफादर को लेके जाते हैं। तो और द पोइट कंपेयर्स हिज पेन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पोएम डिगिंग। तो डिगिंग में हमारे जो पोइट हैं वो किस चीज़ को इसको कंपेयर या तुलना में लाते हैं? वो स्पेड के मध्य मुकाबल उसको अपना ठहराते हैं, वो इसको इसके कंपेरिजन में लाते हैं या कंपेयर करते हैं इसके साथ। वो स्पेड होता है बेलची। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट एक्शन डज द स्पीकर कंपेयर टू डिगिंग। कौन, फिलहाल इतना बताते हैं कि वो कंपेयर करते हैं डिगिंग को राइटिंग के साथ। हु वर्क्स ऑन टोनर्स बाग। टोनर्स बाग में कौन काम कर रहे थे? वो टोनर्स बाग में स्पीकर साहब के ग्रैंडफादर काम कर रहे थे। स्पीकर कौन था? हमारे जो अभी आथर हैं हमारे सिमस हैनी। तो उसके पापा जो थे, उसके पापा यानी कि ग्रैंडफादर वहाँ पे काम कर रहे थे। उसके साथ में हमारा और एक ऑब्जेक्टिव बनता है, हुज स्ट्रेनिंग रॉप डज द स्पीकर डिस्क्राइब। तो किसकी स्ट्रेनिंग रॉप्स को डिस्क्राइब करते हैं? तो अपने फादर्स को, क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है कि जब वो दूध लेके जाते हैं उनको, या जब वो वहाँ पे डिगिंग करते थे तो फिर बैठते थे किस तरीके से उनका जो वो बैठना वगैरह वो डिस्कस करते हैं वहाँ पर। तो इसलिए
ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर बात करके वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने फादर को। विच लाइन ऑफ द पोएम इज रिपीटेड, और पोएम की कौन सी लाइन ज़्यादातर रिपीट हुई है, ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो दैट इज बिटवीन माई फिंगर एंड माई थंब द स्कैल्प पेन रेस्ट्स। तो ये वाली जो लाइन है ये बार बार रिपीट होती है। इज टोल्ड इन विच पर्सपेक्टिव, तो किस पर्सपेक्टिव में ये जो पोएम है कही गई है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल में कही गई है, सेकंड पर्सन में कही गई है, या कहना जिसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन एंड ओकेजनली थर्ड पर्सन प्लूरल, इस वाली बात में या इस तरीके से कही गई है, या सेकंड पर्सन प्लूरल में। तो हमारी जो पोएम है ये फर्स्ट पर्सन ओकेजनली थर्ड पर्सन प्लूरल इस वाले अंदाज में कही गई है ये पोएम। I'll dig with it. What does it in the final line of the poem refer to? तो यहाँ पर जो पोइट कह रहे हैं कि I will dig with it, मैं इसके जरिए से या इससे खोदूंगा। क्यों ये कहते हैं? क्योंकि वहां पर उसके ग्रैंडफादर और फादर जो है उन्होंने स्पेड से किया था, ये कलम से करना चाहते हैं। तो इसलिए किस चीज के साथ ये बात और ये आई या इट किस चीज को रेफर करता है, तो ये रेफर करता है पोइट के पेन को। यहाँ पे पोइट का पेन जो है उस चीज को रेफर कर रहा है। बट आई हैव नो डैश टू फॉलो मैन लाइक देम, क्या मुझे नहीं है कि मैं उन जैसे आदमी हूँ। ये फॉलो मैन लाइक देम, तो यहाँ पे अलग सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। बट आई हैव नो डैश, तो यहाँ चलो हम स्पेड मान के चलते हैं। बट आई हैव नो स्पेड टू फॉलो मैन लाइक देम, हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये मैन कौन लोग थे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसके फादर और ग्रैंडफादर। फिलहाल हमारे पास ये तरीके का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे पोइट जो है वो कहते हैं कि मुझे वो नहीं है उनकी तरह। क्या नहीं है? जो उनको बेलची था, स्पेड। What does the speaker's grandfather dig up? तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या खोद रहे थे? वो पोटैटोज के लिए जमीन खोद रहे थे, वो पोटैटोज खोद रहे थे और उसपे पोटैटोज निकाल रहे। वहीं से वो स्नग स्मेल एंड उस चीज की जो बात करता है, तो फोर फादर्स और पास्ट की बात वहां पे आ जाती है। तो इस लिहाज से वो पोटैटोज को एक स्मेल की जो बात आती है वो बड़ी वहां पर आयरॉनिकल आ जाता है। फिलहाल हम ये बताते हैं कि स्पीकर साहब जो हैं वो ग्रैंडफादर उसके जो डिगअप करते थे वो पोटैटोज के लिए। द पोइट फॉलोज हिज एंसेस्टर्स कैरियर्स चॉइस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स बनता है। क्या हमारे पोइट साहब जो हैं उसने उनके जो एंसेस्टर थे, फादर ग्रैंडफादर, उनका जो करियर है जिसे हम करियर बोलते हैं, तो क्या उसकी चॉइस जो थी बिल्कुल उन्होंने उस तरीके से फॉलो किया था? नहीं, उसने अपने उनका जो कैरियर है वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो फार्मिंग करते थे और यहाँ पर ये राइटिंग करना चाहते हैं, मतलब कि आथर। और एक ऑब्जेक्टिव है, व्हाट डज द स्पीकर यूज टू क्रॉक द बोतल ऑफ मिल्क? स्पीकर ने क्या इस्तेमाल किया था? बोतल जो मिल्क थी, अभी मैं पहले ही नहीं बताया था कि बोतल का जो ढक्कन था उसमें उसने क्या यूज किया था। यहाँ पर उसने क्या यूज किया था बोतल को, तो वहां पे बोतल में उसने ढक्कन में क्या लगाया था? वो पेपर के साथ बंधा हुआ था, पेपर, और कवर भी पेपर का ही था। ये बोतल का कवर भी पेपर का ही था, तो इसलिए पेपर आ जाता है। यहाँ पे अलग और एक ऑब्जेक्टिव है, द स्पीकर्स फादर एंड ग्रैंडफादर आर बोथ, स्पीकर के फादर और उसके ग्रैंडफादर जो थे, पिता और दादाजी, वो दोनों क्या थे? वो दोनों फार्मर्स थे। और एक ऑब्जेक्टिव है, व्हाट डज द स्पीकर्स फादर फील अबाउट हिज चॉइस ऑफ कैरियर? तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, स्पीकर के बाप जो हैं, स्पीकर साहब के जो पिता थे सीमा सैनी के, उसके चॉइस ऑफ कैरियर को लेकर यहाँ बात है कि उसकी क्या चॉइस थी। खैर ये बात तो पोइम से हमें जाहिर नहीं हो जाती है कि उसकी क्या चॉइस थी। पोइम में ये चीज मेंशन नहीं किया गया है और ना ये क्लियर है कि उसकी कैरियर को लेकर कौन सी चॉइस थी। हाउ डज द स्पीकर्स फादर फील अबाउट हिज चॉइस ऑफ कैरियर? उसके कैरियर के लिए या उसके कैरियर के हिसाब से या उसके कैरियर के लिए कौन सी चॉइस वो, क्योंकि ये तो पोइम में जाहिर नहीं थी, लेकिन बट हम कह भी नहीं सकते पहले ही। हाँ, ये कह सकते हैं कि पोइम जो है उसमें इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है। द पोइम नॉट मेक्स इट क्लियर अबाउट हिज चॉइस ऑफ कैरियर।
हाउ मेनी सिबलिंग्स डज द स्पीकर हैव, कितने सिबलिंग्स स्पीकर को थे? वो पहले ही बोलता है 8 है और 9वां जो है समर में आने वाला है, इसका मतलब 9। Who else beside the speaker's father is good with a spade? कौन हमारे स्पीकर के बाप के बगैर अच्छे थे जो स्पेड यानी बेलची को बड़ा अच्छा तरीके से यूज़ करते थे या उससे बड़ी अच्छी फार्मिंग करते थे? तो वो उनके ग्रैंडफादर थे। सीमस हैनीज फेमस पोएम डिगिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कलेक्शन कॉल्ड, तो सीमस हैनी की जो ये पोएम है डिगिंग, तो इसको लेकर इसको किस कलेक्शन में या इसे सेलिब्रेटेड कलेक्शन कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं जिसमें लिखा गया? तो ये डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट या डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट उसमें उस कलेक्शन में आती है। सीमस हैनीज फेमस पोएम डिगिंग फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कलेक्शन कॉल्ड, तो उस सेलिब्रेटेड कलेक्शन को डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट कहा जाता है। When the father of the speaker is working in the flower bed, what does it remind the speaker of? जब उसके पिता स्पीकर के फादर जो थे वो वर्किंग, जब वो काम कर रहे थे, फ्लावर बेड यानी कि वो खेती जहाँ पे सिर्फ फूल उगाए जाते हैं या वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे फूल ही फूल होंगे वो उगाए जाते हैं, तो इस चीज़ से व्हाट डज इट रिमाइंड द स्पीकर ऑफ, स्पीकर को इस चीज़ से क्या याद आ जाता है? उसको ये याद आ जाता है कि इसके डैड जो थे, हिज डैड डिगिंग अप पोटैटोज 20 years ago। ये एक वो बात आती है ऊपर पोइम में फ्लावर बेड्स को लेकर, तो वहाँ पर जब वो बाद में 20 years को पास्ट में चले जाते हैं तब वो बात कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर क्या करते थे, ये मेरे बाप जो हैं मेरे ग्रैंडपा की तरह ही बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर आ जाती है, उसको याद आ जाता है, तो तब जाके हम ये कह सकते हैं हिज डैड डिगिंग अप पोटैटोज 20 years ago। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद आने वाली जो है द फोटो, दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी और साथ में जूठन, ये 2 लेक्चर इसके दूसरे पार्ट में, ये समझो ये पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में ये दोनों हम डिस्कस करेंगे।